तो आज के सेशन में हमें ये एनालाइज करना है कि जी हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं और अगर एग्जामिनर पेपर बनाएगा तो वो किस तरीके से बनाएगा। सही है। सबसे पहला काम ये करते हैं, देखें यार, बड़ा आसान रखते हैं इसको। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि इस 15-20 मिनट के सेशन के बाद इंशाल्लाह आपको कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा और बूस्ट कर जाएगा। आपको पता चल जाएगा एंड वक्त में किन चीज़ों को रिवाइज करना है, किन चीज़ों को रिवाइज नहीं करना है। ठीक है। तो मैं साथ साथ आपको रिवीजन स्ट्रेटजी भी इंशाल्लाह साथ साथ इस सेशन में बताता रहूँगा। सबसे पहला काम ये करें कि जी आपका जो सिलेबस है उसकी आपके पास 3 ग्रेड्स है। सही, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी। ग्रेड ए जो है वो है अंडरस्टैंडिंग दी सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट्स एंड इट्स एप्लीकेशन। 30 से 40 नंबर की इसकी वेटेज है मेरे बच्चों। सही है। और जो आपके पास ग्रेड ए है अंडरस्टैंडिंग द सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट एंड इट्स एप्लीकेशन, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका IFRS S1 है। सिर्फ और सिर्फ आपका है। मतलब अगर आपको क्लाइमेट रेजिलियंस मुश्किल लगता है, क्लाइमेट सिनेरियो मुश्किल लगता है आपको, सही है, और आपको जो है वो क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क मुश्किल लगते हैं, आपको कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन मुश्किल लगता है, आपको स्कोप 1, स्कोप 2, स्कोप 3, आपको सेस भी मुश्किल लगता है इवन, सही है, आप सबकी टेंशन छोड़ दें, आपने सुकून से बैठ के 15-20 मिनट का आप लेक्चर सुन लें। इसमें आपके पास जो IFRS S1 है इसमें से 30 से 40 नंबर का पेपर वो आपसे लाजमी पूछेगा और वहाँ आपको बड़ी हेल्प मिल जाएगी पेपर में इस 30 से 40 नंबर को पेपर अटैम्प्ट करने की। सही है। सबसे पहली चीज़ आप देख लें कि देखें अगर मैं एग्जामिनर होता मैं क्या करता। सही है। मैं ये देखता कि यार मुझे इन 8 एरियाज से 30 से 40 नंबर का पेपर बनाना है। सही है। तो अगर इस 8 एरियाज से 30 से 40 नंबर का पेपर बनाना है तो इसमें से कौन सा ऐसा एरिया है जो कि IFRS S1 में भी आ रहा है और नीचे वाले ग्रेड में भी आ रहा है। डिस्कस द कोर कंटेंट दैट इज गवर्नेंस, स्ट्रेटजी, रिस्क मैनेजमेंट एंड मैट्रिक्स एंड टारगेट्स। और अगर आप क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क देखें तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली यही चीज़ आपके पास आ रही है। डिस्कस दी कोर कंटेंट कवरिंग द गवर्नेंस, स्ट्रेटजी, रिस्क। इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर मुझे 30 से 40 नंबर का सवाल इसमें से पूछना है तो मेरे पास पॉसिबल क्वेश्चन एज एन एग्जामिनर मेरे पास पॉसिबल क्वेश्चंस क्या होंगे। सबसे पहला पॉसिबल क्वेश्चन मेरे पास ये होगा कि मैं एक काम क्विकली ये कर लूँगा कि आपके पास देखें, मैं इस चीज़ को थोड़ी देर के लिए डी यहाँ पे लिख रहा हूँ, डिफर कर रहा हूँ। बाकी जो हमारे पास 8 रिक्वायरमेंट्स है, 8 में से 7 रिक्वायरमेंट्स है, उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड डेफिनेशन। सही है। डिस्कस द कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन कंप्राइजिंग द फेयर प्रेजेंटेशन, मटीरियलिटी, रिपोर्टिंग एंटिटी एंड कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन। मेरे लिए पॉसिबल ये होगा एज एन एग्जामिनर का मैं पहला सवाल जो है वो यहाँ से पूछूंगा, क्वेश्चन नंबर 1, जो कि मेरे पास होगा कि जी एक क्राइटेरिया जो होगा जो कि IFRS S1 है या IFRS S2 है या कंपनी जो है अपना कोई क्राइटेरिया एस्टेब्लिश कर रही है तो उसकी खास बात क्या होनी चाहिए। सही, क्राइटेरिया की सूटेबिलिटी से रिलेटेड खास बात क्या होनी चाहिए। तो बच्चों इसके ऊपर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था पैराग्राफ 10। सही है। और पैराग्राफ 10 के अंदर जो है वो आपको कंपेरेबल, वेरीफाइबल, टाइमली एंड अंडरस्टैंडेबल बता रहा था और फिर आपको पता था कि देयर आर इन्हेंसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक जो कि अपेंडिक्स डी में है और इसके ऊपर एक अच्छा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन या सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जो है वो एक्सपेक्टेड है एज अ क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें वो आपसे स्ट्रेट ये पूछ लेगा कि जी क्राइटेरिया की आपने अगर कॉन्सेप्चुअली अगर आपने देखना हो कि जी क्राइटेरिया जो है वो सूटेबल आपके लिए है, ये वो कॉन्सेप्ट जो कि ISSA 5000 से भी लिंक हो रहा था और यही कॉन्सेप्ट जो है आपको यहाँ पे ही बताया हुआ है। और इसके ऊपर हमने जो है वो प्रोफेशनल डिप्लोमा का एक सवाल भी किया हुआ है। अगर आप चाहें तो वो सवाल भी देख सकते हैं कि यूजफुल इन्फॉर्मेशन क्या होती है। सही है। फेथफुल प्रेजेंटेशन क्या होती है, फेयर प्रेजेंटेशन क्या होती है। तो इससे रिलेटेड वो एक सवाल आपसे पूछ सकता है। अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं यहाँ से एक सवाल बनाने की कोशिश करता। फिर मैं थोड़ा सा और आगे आता और मैं ये कहता अच्छा इसी के अंदर हमारे पास एक और इन्फॉर्मेशन है विच इज़ कॉल्ड कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन। सही है। अच्छा रिपोर्टिंग एंटिटी आपको पता है ना, रिपोर्टिंग एंटिटी के अंदर हमारे पास जो है जो रिपोर्टिंग एंटिटी होगी वो सबको शामिल कर लेगी। सही है। एक कॉन्सेप्ट और है इसके अंदर विच इज़ कॉल्ड कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन। तो कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर अगेन वो एक छोटा सा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है और या छोटा सवाल बना के दे देगा और आपसे कहेगा जी आप बताएं कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन क्या होती है। इन्फॉर्मेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड इन अ मैनर दैट इनेबल द यूजर ऑफ द जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू अंडरस्टैंड द कनेक्शंस बिटवीन। कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन इज अ कनेक्शन बिटवीन द आइटम टू विच द इन्फॉर्मेशन रिलेट्स, जो कि आपके सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज होंगे, बिटवीन द डिस्क्लोजर्स प्रोवाइडेड बाय द एंटिटी। तो जो भी आपके सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क होंगे उसके दरमियान एक कनेक्शन होना चाहिए, जितने भी सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क हैं उसके दरमियान एक कनेक्शन होना चाहिए, प्लस बिटवीन द डिस्क्लोजर्स प्रोवाइडेड बाय द एंटिटी विद इन इट्स सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, एग्जांपल कनेक्शन बिटवीन डिस्क्लोजर और गवर्नेंस। तो जो रिस्क है उसका भी आपस में कनेक्शन होना चाहिए और रिस्क के अलावा जो आपके पास गवर्नेंस है, स्ट्रेटजी है, रिस्क मैनेजमेंट है, मैट्रिक्स एंड टारगेट्स है, उसके दरमियान भी एक कनेक्शन होना चाहिए। जी अगर एक रिस्क है, सही है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क है
और उसी के साथ क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क के साथ फॉर एग्जांपल आपके पास एक और रिस्क, और वो दोनों रिस्क आपस में कनेक्ट होने चाहिए। प्लस वो जो आप एक रिस्क बता रहे हैं क्लाइमेट रिलेटेड या नॉन क्लाइमेट रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड जो आप डिस्क्लोजर दे रहे हैं, तो गवर्नेंस, स्ट्रेटेजी, रिस्क मैनेजमेंट, मैट्रिक्स एंड टारगेट, ये सारी आपस में कनेक्ट होनी चाहिए। इस तरीके से डिस्क्लोजर देना चाहिए जिससे पता चले कि हाँ जी बोर्ड इस तरीके से इस रिस्क को ओवरसाइट करता है, सही है, कंपनी की ये स्ट्रेटेजी है, सही है, इसमें ये फाइनेंशियल इफेक्ट है, इसको करने के लिए ये रिस्क मैनेजमेंट है, और इस रिस्क से रिलेटेड ये मैट्रिक्स एंड टारगेट है, सही है। तो ये कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन अक्रॉस इट्स सस्टेनेबल रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, अदर जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्ट, एग्जांपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हमेशा याद रखिएगा, आपने जो कनेक्ट करना होगा, आपने 3 लेवल में जाके उसको जो है वो कनेक्ट करना होगा। 3 लेवल में जाकर उसको कनेक्ट करना होगा। पहला बिटवीन द रिस्क, दूसरा एक रिस्क के जो 4 पिलर्स होते हैं वो आपस में कनेक्ट होने चाहिए, और तीसरा सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड फाइनेंशियल जो डिस्क्लोजर आपके पास होंगे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिस्क्लोजर के साथ आपस में कनेक्ट होने चाहिए, सही है। तो ये एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँ आपके साथ, तो फिर उसके बाद अगला सवाल अगर एग्जामिनर मैं पूछना चाह रहा था तो मैं यूँ करता कि जी एक्सप्लेन द जनरल रिक्वायरमेंट कवरिंग द सोर्सेस ऑफ गाइडेंस, लोकेशन ऑफ डिस्क्लोजर, टाइमिंग ऑफ रिपोर्टिंग, कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन एंड स्टेटमेंट कंप्लेंस। इतनी ज़्यादा यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो अगेन मेरे पास एज एन एग्जामिनर अगर एक पॉसिबल सिनेरियो होता तो मैं ये करता कि जी मैं इस चीज़ के ऊपर एक सवाल बनाने की कोशिश करता, तो मैं आपको क्विकली रिवाइज करा देता हूँ, सही है। तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सोर्स ऑफ गाइडेंस। इसके लिए एक चीज़ याद रखिएगा सोर्स ऑफ गाइडेंस के लिए, तो कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ें, यहाँ पे आपके पास कुछ जनरल रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, सही है। और इस जनरल रिक्वायरमेंट के अंदर एक क्वेश्चन नंबर 2 लाजमी एक्सपेक्टेड है, सही है। क्वेश्चन नंबर 1 कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन से एक्सपेक्टेड है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है इनमें से कोई भी एक सवाल पूछ लेगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 ये एक्सपेक्टेड है कि वो जनरल रिक्वायरमेंट्स आपसे पूछ सकता है। जिसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है सोर्स ऑफ गाइडेंस। वो आपको कहेगा जी आप सस्टेनेबिलिटी के बोर्ड के चेयरमैन है, सही है, आप सस्टेनेबिलिटी के जो है वो एग्जीक्यूटिव हैं, आप सस्टेनेबिलिटी के चैंपियन है, लेट से, सही है। और वो आपसे कहेगा कि जी आप सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर बना रहे, बताएं एज अ डिस्क्लोजर बनाने के लिए आपके पास क्या सोर्स ऑफ गाइडेंस होगी। जब क्या सोर्स ऑफ गाइडेंस होगी, तो बच्चों 2 चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आपके पास जब भी सोर्स ऑफ गाइडेंस होगी तो सोर्स ऑफ गाइडेंस के लिए आपके पास 2 रिक्वायरमेंट बढ़ी है। एक सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड रिस्क और अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने की, दूसरी डिस्क्लोज करने की, सही है। जब दो ही ऑब्जेक्टिव IFRS होंगे, इसको इससे कनेक्ट करिएगा। IFRS होंगे 2 ही ऑब्जेक्टिव है, एक आपने रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, दूसरा डिस्क्लोज करना है। जब रिस्क को आइडेंटिफाई करना है तो आपके लिए सोर्स ऑफ गाइडेंस क्या होगी, जब भी रिस्क को आइडेंटिफाई करना है तो आपके लिए सोर्स ऑफ गाइडेंस होगी SASB स्टैंडर्ड, शेल का वर्ड यूज हो रहा है। यहाँ आपने लाजमी देखा है जो आपके 12 SASB के स्टैंडर्ड्स हैं उसको लाजमी रेफर करना है, बिकॉज वहाँ पे सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड रिस्क उसने आपको बताया है, सही है। हमने उसको क्लाइमेट नॉन क्लाइमेट दोनों में बाइफरकेट करके पढ़ा हुआ है, सही है। दूसरी चीज़ वो कहता है मैं, सही है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, और ऑप्शन के अंदर वो आपसे कहता है कि अगर आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, आप CDSB फ्रेमवर्क एप्लीकेशन देख सकते हो, या आप चाहो तो मोस्ट रिसेंट प्रोनाउंसमेंट देख सकते हो, या फिर आप ये देख लो कि सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाइड बाय द एंटिटीज दैट ऑपरेट इन द सेम इंडस्ट्री। तो इस इंडस्ट्री में कोई ऐसा रिस्क आइडेंटिफाई किया वो जो कि आपने आइडेंटिफाई नहीं किया, आप इंडस्ट्री को रेफर कर सकते हो। अदर स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज जो आपके पास हैं उसको रेफर कर सकते हो रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए, सही है। और आप चाहो तो आप CDSB फ्रेमवर्क को भी देख सकते हो, सही है। ये आपके पास ऑप्शनल है, ये आपके पास ऑप्शनल है। और फिर वंस यू आइडेंटिफाई द रिस्क, तो फिर आपको डिस्क्लोज करनी है। जब आपको चीज़ें डिस्क्लोज करनी है तो वो यहाँ पे ये कहता है कि जी जब भी आप डिस्क्लोज करने के लिए जाएंगे, शेल का वर्ड वो आपके लिए यूज़ करता है कि जी शेल रिफर टू, अगेन SASB मैंडेटरी है, ठीक है। और उसके बाद अगेन वो आपसे वर्ड यूज़ करता है मे का, जिसके अंदर वो आपसे कहता है जी CDSB फ्रेमवर्क को आप कर सकते हैं। रिसेंट अनाउंसमेंट किसी और स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन की वो ऊपर वाले से एक्जैक्टली सेम कर रहा है। और फिर उसके बाद वो कहते हैं इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग मैट्रिक्स डिस्क्लोज बाय एंटिटीज दैट ऑपरेट इन द सेम इंडस्ट्री और जियोग्राफिकल रीजन। तो फिर तीसरी चीज़ वो आपसे इंडस्ट्री की बात करता है। और आखिरी चीज़ कहता है कि जी आपके जो है वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। तो एक चीज़ के ऊपर वो आपसे सवाल इस तरीके से बना सकता है कि जी सोर्स ऑफ गाइडेंस हमारे पास क्या होगी, स्ट्रेट आप यहाँ से रेफर करके सोर्स ऑफ गाइडेंस लिख सकते हैं, सही है। उसके बाद डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द सोर्स ऑफ गाइडेंस आपने डिस्क्लोज करना पड़ेगा। जो भी आप रेफर करेंगे तो आपको डिस्क्लोज करना, मतलब सवाल इस तरीके से पूछेगा जी बताएं जो वो ऑडिटिव सोर्स को कंसिडर कर रहा है तो उससे रिलेटेड जो है वो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या होगी, तो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ये होगी। फिर हमारे पास अगली चीज़ है वो कहता है जी लोकेशन ऑफ डिस्क्लोजर। अब कहता है कि जी ठीक है आपको सोर्स मिल गई है, अब बताएं जब आपने डिस्क्लोजर को लोकेट करना है तो डिस्क्लोजर को लोकेट कैसे करेंगे। डिस्क्लोजर को लोकेट करने के लिए आपके पास क्या तरीके मौजूद है। आप चाहें अच्छा जो मैंने आपके साथ
पढ़ी है हायरार्की ऑफ स्टैंडर्ड, सही है। इससे रिलेटेड मेरे पास जो नोट्स है उसके अंदर हमने इसको बुलेट पॉइंट में लिखा हुआ, तो पैराग्राफ भी पढ़ रहा हूँ, साथ में बुलेट पॉइंट भी आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा यार, अगली चीज़ वो आपसे पूछ सकता है लोकेशन ऑफ डिस्क्लोजर से रिलेटेड। तो लोकेशन ऑफ डिस्क्लोजर कहाँ पे होगी? जो जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती है, सही, जो कि आप इन्वेस्टर को देते हैं, जो कि पाकिस्तान में नॉर्मली या दुनिया भर में नॉर्मली एनुअल रिपोर्ट होती है। तो पहली चीज़ वो आपको बताता है कि जी आपने ये इन्फॉर्मेशन कहाँ देनी है, आपने ये एनुअल रिपोर्ट के साथ देनी है, सही है। फिर वो कहते हैं जी एनुअल रिपोर्ट में किस चीज़ के साथ देनी, सही। एनुअल रिपोर्ट तो इतनी बड़ी रिपोर्ट है, तो कहाँ पे लिखनी है? तो वहाँ पे वो आपको बताता है कि जी आप जो चाहें तो उसको स्ट्रेटेजी रिपोर्ट का पार्ट बना सकते हैं, उसको इंटीग्रेटेड रिपोर्ट का पार्ट बना सकते हैं, उसको ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल रिव्यू का पार्ट बना सकते हैं, उसको मैनेजमेंट रिपोर्ट के अंदर आप बता सकते हैं, उसको आप मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। तो एनुअल रिपोर्ट में कौन सी हेडिंग अंदर आप चाहें बता सकते हो, तो वो यहाँ पे आपको फर्दर गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि जी आप ये जो सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं उसको आप यहाँ पे बता सकते हैं। फिर वो कहता है कि जी क्या मैं उसको क्रॉस रेफर कर सकता हूँ कि एक ऐसी चीज़ है जो कि मैंने एफएस में डिस्क्लोज की हुई है लेट से, तो क्या मैं उसको क्रॉस रेफर वहाँ से कर सकता हूँ, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर मैंने अलग से कोई रिपोर्ट बनाई हुई है, क्या मैं उसके साथ रेफर कर सकता हूँ? तो वो कहता है जी आप चाहो तो क्रॉस रेफर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, B45 से B47। और उसका सिंपल मीनिंग ये है कि जी आपने इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से क्रॉस रेफर करना है कि वो उसको आराम से ढूंढ ले, उसको पता हो कि कौन सी रिपोर्ट में मिलेगी, वो रिपोर्ट कहाँ पे होगी, और किसी भी किस्म की ऑब्स्ट्रक्ट आप ना कर रहे हो कि जी किसी किस्म से उस इन्फॉर्मेशन को रोक ना रहे हो, या फिर उसको किसी तरीके से छुपा ना रहे हो। तो क्रॉस रेफरेंसिंग यहाँ पे अलाउ है। तो क्रॉस रेफरेंसिंग के ऊपर भी एक छोटा सा वो सवाल पूछ सकता है। तो B45 से B47 जो एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। तो लोकेशन ऑफ डिस्क्लोजर एनुअल रिपोर्ट का, अच्छा इसके अंदर एक चीज़ लिखी हुई है जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्ट, सही है। चाहो तो रिपोर्ट पढ़, डेफिनेशन पढ़ सकते हो। रिपोर्ट्स दैट प्रोवाइड द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट अ रिपोर्टिंग एंटिटी दैट इज यूजफुल टू द प्राइमरी यूजर इन मेकिंग डिसीजन रिलेटिंग टू प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज टू द एंटिटी, दोस डिसीजन इन्वॉल्व डिसीजन अबाउट बाइंग सेलिंग प्रोवाइडिंग, सही है। तो जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बट आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एन एंटिटीज जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड सस्टेनेबल रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर। जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्ट सिर्फ एफएस और से नहीं होता, जो कंपनी की पूरी एनुअल रिपोर्ट होती है जिसके अंदर मैनेजमेंट की कमेंट्री भी आती है, डायरेक्टर्स की रिपोर्ट भी आ रही होती है, चेयरमैन की रिपोर्ट भी आ रही होती है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। उसके अंदर जो है आप कहीं पे भी सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को बता सकते हैं। और उसमें आप कहाँ बता सकते हैं? आप इंटीग्रेटेड रिपोर्ट का पार्ट बना सकते हैं, आप स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट का पार्ट बना सकते हैं, मैनेजमेंट की कमेंट्री का पार्ट बना सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्रॉस रेफर भी, उस वो रिपोर्ट के अलावा भी कोई और चीज़ है वहाँ से क्रॉस रेफर करना चाह रहे हैं, आप क्रॉस रेफर भी कर सकते हैं। उसके लिए कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट था विच इज़ रिगार्डिंग दी लोकेशन ऑफ डिस्क्लोजर, सही है। तो अगेन उसके पास अगर एक सेपरेट उसने एक चीज़ रखी हुई है तो वहाँ से वो आपसे सवाल पूछ सकता है। तीसरी चीज़ हमारे पास है भाई टाइमिंग ऑफ रिपोर्टिंग, सही है। टाइमिंग ऑफ रिपोर्टिंग में हमारे पास जो है बड़ी ज़बरदस्त कुछ इन्फॉर्मेशन है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये पेपर के लिहाज से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। एक्सपेक्टेड है को सवाल आ सकता है बिकॉज इसके अंदर एक ट्रिकी पार्ट है, सही है। टाइमिंग ऑफ रिपोर्टिंग क्या होनी चाहिए? An entity shall report its sustainability related financial disclosure at the same time as its related financial statement. The entity's sustainability related financial disclosure shall cover the same reporting period as the related financial statement, सही है। तो इसका मतलब है कि कंपनी के 12 महीने के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहे हैं, तो 12 महीने के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो रिपोर्ट होगी उसी के साथ साथ जो है वो सस्टेनेबिलिटी जाएगी। एंटिटी शैल रिपोर्ट इट्स सस्टेनेबिलिटी एट द सेम टाइम एज इट्स रिलेटेड फाइनेंशियल। तो एफएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंपनी के 12 महीने के फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे, जब वो एनुअल रिपोर्ट का पार्ट बन रहे होंगे, जब वो पब्लिश हो रहे होंगे, जब वो डिस्क्लोज हो रहे होंगे, तो उसी के साथ आपने सस्टेनेबिलिटी के मैटर्स भी बताना है। इसके साथ एक कॉन्सेप्ट हमारे पास लिंक होगा रिलैक्सेशन का, तो मैं उसको आगे जाके रिलैक्सेशन के साथ थोड़ा सा क्विकली लिंक कर दूंगा, सही है। फिर हमारे पास कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट आ गया। फिर कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन में वो कहता है कि जी अनलेस अनदर आईएफआरएस सस्टेनेबल डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड परमिट्स रिक्वेस्ट अदरवाइज एन एंटिटी शैल डिस्क्लोज कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रीसीडिंग पीरियड फॉर ऑल अमाउंट्स डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसका मतलब है कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन इज द रिक्वायरमेंट। सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिक्वायरमेंट होती है, इसी तरीके से इधर भी रिक्वायरमेंट है, लेकिन इसकी भी एक रिलैक्सेशन है जिसको मैं थोड़ी देर में आपके साथ कनेक्ट करता हूँ, सही है। थोड़ी देर में आपके साथ कनेक्ट करता हूँ बिकॉज इन्फॉर्मेशन जो आईएफआरएस S1 में लिखी हुई है वो डिफरेंट जगह में लिखी हुई है, और पेपर में अगर सवाल आएगा तो आप कंप्लीट आंसर आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको लिंक करवाऊंगा अभी, सही है। और फिर उसके बाद जो है वो स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस है कि जी अगर आप आईएफआरएस S1 S2 से कंप्लाई करते हैं, SASB से कंप्लाई करते हैं, तभी आप ये लिख सकेंगे कि जी मैरिज ऑफ फाइनेंशियल, मैरिज सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिपोर्ट बनाई है वो आईएफआरएस S1 S2 से कंप्लाई करती है। अब यहाँ पे एक चीज़ सुन लें, मैं थोड़ी सी देर के लिए आपको कनेक्ट करवा रहा हूँ यहाँ पे इफेक्टिव डेट एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन से, सही है। ये भी क्वेश्चन नंबर 2 के साथ या क्वेश्चन नंबर 2/3 कर देता हूँ कि जी यहाँ पे इफेक्टिव डेट एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन के साथ मैं थोड़ा सा कनेक्ट करवाता हूँ बच्चों। अपेंडिक्स सी बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सही है। इफेक्टिव डेट एंड ट्रांजिशन। इफेक्टिव डेट क्या है? 1 जनवरी 2024। एंड इट शैल अप्लाई द स्टैंडर्ड फॉर एनुअल पीरियड बिगिनिंग ऑन और आफ्टर द 1 जनवरी 2024। अर्लियर एप्लीकेशन इज परमिटेड। ट्रांजिशन का मतलब क्या है कि जब आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, एंड इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द डिस्क्लोजर स्पेसिफाइड इन द स्ट्रक्चर।
ऊपर हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जी जिस साल के आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे 12 महीने के, उसी साइड सेम टाइम के ऊपर वर्ड यूज़ हो रहा था, याद आ रहा है? सेम टाइम पे आपने जो है वो रिपोर्ट इशू करनी है सस्टेनेबिलिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। यहाँ पे वो आपको रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर रहा है बच्चों, यहाँ पे वो आपको रिलीफ प्रोवाइड कर रहा है, ट्रांजिशन रिलीफ प्रोवाइड कर रहा है, सही है। इफ इन द फर्स्ट एनुअल रिपोर्टिंग पीरियड इन विच एन एंटिटी अप्लाइज दिस स्टैंडर्ड, द एंटिटी इज परमिटेड टू रिपोर्ट इट्स सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर आफ्टर इट पब्लिश। पहले साल के लिए, पहले से ट्रांजिशन आप कर रहे हैं, सही है, पहले साल के लिए वो आपको अलाउ करता है कि जी एफएस इशू कर दो। एफएस इशू होने के बाद तुम चाहो तो सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड जो डिस्क्लोजर्स हैं वो तुम इशू कर देना पहले साल के लिए, पहले साल के लिए, सही है। इट्स रिलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अप्लाइंग दिस ट्रांजिशन रिलीफ एन एंटिटी शैल रिपोर्ट इट्स। तो फिर कब करूं, बाद में कब करूं, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद? वो कहता है नहीं, जब तुम्हारे पास नेक्स्ट 6 महीने की इंटरिम रिपोर्ट जब इशू कर रहे होगे तो उस इंटरिम रिपोर्ट के साथ इशू कर देना, सही है। जब तुम 6 मंथ्स की इंटरिम रिपोर्ट इशू कर रहे होगे तो 6 मंथ्स के साथ इशू कर देना। व्हाट इफ कि अगर मैं 6 मंथ्स की इंटरिम रिपोर्ट इशू नहीं करा, मेरे ऊपर तो 6 मंथ्स की इंटरिम रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। कहता है अगर तुम्हारे पास 6 मंथ्स की रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैक्सिमम 9 मंथ्स के अंदर जो है तुम सस्टेनेबिलिटी की रिपोर्ट जो है वो तुम इशू कर देना। तो इसको देखिएगा प्यारे बच्चों, सबसे पहली चीज़ आपके पास क्या है कि जी आपने सेम टाइम पे करनी है, सही है। अगर 31 दिसंबर 2024 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं लेट से, और 31 दिसंबर 2024 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट और आपने मार्च में एनुअल रिपोर्ट इशू करी तो उसके साथ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट लग के जाएगी। लेकिन ट्रांजिशन रिलीफ आपको दिया गया, क्योंकि पहला साल है, काम बहुत ज़्यादा होगा, तो ट्रांजिशन रिलीफ आपको ये दिया गया है कि अगर आप चाहें तो एफएस इशू करते हैं, एफएस को ना रोके सस्टेनेबिलिटी की वजह से, सस्टेनेबिलिटी बाद में इशू कर दीजिएगा। तो बाद में कब इशू करूँ, एज्यूम कर रहा हूँ मैं कि जी आप लिस्टेड एंटिटी, और चूँकि पाकिस्तान में जब आप लिस्टेड एंटिटी होते हो तो आपको 6 महीने की भी इंटरिम रिपोर्ट जो है वो इशू करनी होती है। जब आप 6 महीने की इंटरिम रिपोर्ट इशू कर रहे होंगे उसके साथ कर देना। तो पाकिस्तान में या दुनिया भर में नॉर्मली 6 महीने की जो इंटरिम रिपोर्ट होती है उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है कि जी 2-3 महीने के अंदर आपने फौरन से इशू करनी है, सही है। तो इसके लिए वो आपसे कहता है कि जी आपने जो है वो इशू कर देनी। फिर वो कहता है कि जी व्हाट इफ अगर लॉ रेगुलेशन में आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है कि जी आप इंटरिम करवाएं, तो इसका मतलब है जब मेरे पास इंटरिम की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं तो इसका मतलब है, और मैं वॉलंटरी करता हूँ, तो वॉलंटरी चाहूँ तो मैं कभी भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर उसने आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि अगर आप वॉलंटरी 6 महीने की इंटरिम रिपोर्ट दे रहे हो, लॉ की तरफ से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसका मतलब है 7 महीने भी हो सकते हैं, 8 महीने भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे वो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देता है पॉइंट बी में कि जी फिर मैक्सिमम टाइम आपके पास ये है कि 9 मंथ्स के अंदर जो आपकी एनुअल रिपोर्ट है, जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ईयर एंड था, उसके 9 मंथ्स के अंदर जो है आपने इशू करनी है। और वो आप कहता है कि जी अगर आप वॉलंटरी भी 6 महीने इशू नहीं करते, सही है, आपके ऊपर इंटरिम रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट है नहीं, 6 महीने के हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इस केस में आप क्या करें, इस केस में वो आपसे कहता है कि जी 9 मंथ्स के अंदर, मैक्सिमम टाइम मैं आपको 9 मंथ्स का दे रहा हूँ, 9 मंथ्स के अंदर जो है आपने अपनी सस्टेनेबिलिटी की रिपोर्ट पिछले साल से इशू करनी है। ये सुन लो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं उसको थोड़ा सा यहाँ पे समराइज़ करने की कोशिश करता हूँ। आपका ईयर एंड है 31 दिसंबर 2024। सिचुएशन 1 विच इज़ आइडियल कब होनी चाहिए, अगर 31 दिसंबर 2024 की एनुअल रिपोर्ट जो है वो लेट से 30 मार्च 2025 को अगर आप अपनी एनुअल रिपोर्ट इशू करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू करते हैं, तो इसी के साथ आपके सस्टेनेबिलिटी के रिपोर्ट भी चली जाएगी, सही है। लेकिन चूंकि फर्स्ट ईयर है तो इसके ऊपर आपको रिलैक्सेशन दी गई है। अगर आप चाहें तो आप रिलैक्सेशन ले सकते हैं। रिलैक्सेशन क्या ले सकते हैं कि जी आप 30 मार्च 2025 को एफएस अपने इशू करते हैं, और ये जो है उसके बाद कर दीजिएगा। रिलैक्सेशन क्या है, आफ्टर एफएस इशू, एट द सेम टाइम नहीं, आफ्टर एफएस इशू। जब आफ्टर एफएस इशू करूंगा तो मेरे पास क्या सिनेरियो हो सकते हैं, सिनेरियो 2 में रखता हूँ, ये आफ्टर का सिनेरियो 1 कर देता हूँ मैं। आफ्टर अगर मैं करना है तो आफ्टर का सिनेरियो 1 क्या होगा, आफ्टर का सिनेरियो 1 ये होगा कि जो आपके 30 जून 2025 की एनुअल 30 जून 2025 की जो 6 मंथ्स के इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे, आईएफएस लिख रहा हूँ, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे, और वो आप इशू करते हैं लेट से 30 अगस्त 2025 को। तो 30 अगस्त 2025 को आप इशू कर रहे हैं 6 महीने की, इसके साथ आप 31 दिसंबर 2024 की सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट भी साथ में लगा दीजिएगा, सस्टेनेबिलिटी के डिस्क्लोजर्स भी साथ में लगा दीजिएगा, सही है। इसका ये मतलब नहीं कि आपने डिस्क्लोजर अपडेट करने हैं, वो 31 दिसंबर 2024 वाले जो कि रह गए थे, जो कि एफएस के साथ इशू होने चाहते हैं, उसको 6 महीने के साथ इशू कर दो आप, सही है। दूसरा तरीका, अच्छा ये कब होगा, ये तब होगा जब लॉ और रेगुलेशन आपको कहता है कि जी आपने इंटरिम रिपोर्ट्स इशू करनी है, इंटरिम रिपोर्ट्स आपने इशू करनी, सही है। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि जी लॉ एंड रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं वॉलंटरी कर रहा हूँ। तो जब मैं वॉलंटरी कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं तो 5-5 महीने तक ही मेरे 6 महीने के एफएस फाइनलाइज नहीं हो रहे, सही है, तो मैं तो ये प्ली लूंगा और मैं 11-12वें महीने करूंगा। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड कहते हैं नहीं,
अगर लॉ रेगुलेशन आपको जो है वॉलंटरी नहीं करता और आप वॉलंटरी जाके खुद अपने 6 महीने के रिपोर्ट जो है वो इशू करने जा रहे हो, तो मैक्सिमम टाइम आपके पास है 9 मंथ्स का। 9 मंथ्स के अंदर जो है आप सस्टेनेबल रिपोर्ट इशू कर दो, चाहे तुम्हारे 6 महीने की इंटरिम रिपोर्ट बने ना बने कुछ भी हो, तुम 9 मंथ्स के अंदर जो इशू कर दो। तीसरी सिनेरियो ये हो सकता है कि जी मेरे ऊपर तो ना ही लॉ रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट अप्लाई हो रही है और ना ही मेरा मूड हो रहा है 6 महीने की इंटरिम रिपोर्ट देने का, तो यहाँ पे आपसे IFRS एसेसमेंट कहता है कि 9 मंथ्स तुम्हारा, 9 मंथ्स कब से? 31 दिसंबर 2024 से, जो तुम्हारा ईयर एंड था, सही है। 9 मंथ्स कब से? यहाँ पे भी 9 मंथ्स कब से, हर जगह पे आपका 9 मंथ्स कब से? 31 दिसंबर 2024 जो आपके पास था, वहाँ से 9 मंथ्स के अंदर जो है आपने सस्टेनेबिलिटी की रिपोर्ट इशू करनी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चों, सही है। तो पहली जो E4 है, ये ट्रांजिशन रिलीफ किस चीज़ का है? सेम टाइम का। ऊपर हमारे पास रिक्वायरमेंट थी सेम टाइम की, यहाँ हमारे पास रिक्वायरमेंट है किस चीज़ की? रिलैक्सेशन ट्रांजिशन रिलीफ किस चीज़ का मिल रहा है? अच्छा, in the first annual reporting period in which an entity applies this standard, the entity is permitted to disclose information on only climate-related risks and opportunities, and consequently apply the requirement in this standard only insofar as they relate to the disclosure of information on the climate-related risks and opportunities. If an entity uses this transition relief, it shall disclose that fact. सही है। तो पहला साल होगा, अगर पहला साल होगा तो entity is allowed only to disclose IFRS as to climate-related risk. तो इसका मतलब है 2024 में आप जो है वो बाकी इतने सारे नॉन क्लाइमेट रिस्क को कंसिडर ना करें, आप सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क को डिस्क्लोज करें 2024 में, सही है। आपने 2024 में जो है आपके पास ट्रांजिशन रिलीफ है कि आप नॉन क्लाइमेट रिस्क को कंसिडर ना करें, आप सिर्फ क्लाइमेट रिस्क को डिस्क्लोज करें। अगर आप ये ट्रांजिशन रिलीफ ले लेते हैं E5 में, ये अलग है, ये ट्रांजिशन रिलीफ 2 है, ये 2 है, ये ट्रांजिशन रिलीफ 1 था। चलें एक और चीज़ कर लेते हैं, ये ट्रांजिशन रिलीफ 1 है, ये ट्रांजिशन रिलीफ 2 है, ये ट्रांजिशन रिलीफ आपके पास 3 है। तो पहला ट्रांजिशन रिलीफ 1 क्या है? एन एंटिटी इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द डिस्क्लोजर स्पेसिफाइड इन दिस स्टैंडर्ड फॉर एनी पीरियड बिफोर द डेट ऑफ इनिशियल एप्लीकेशन। बिफोर द डेट ऑफ इनिशियल एप्लीकेशन क्या है? 31 दिसंबर 2024 लेट्स से। अकॉर्डिंगली एन एंटिटी इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन इन द फर्स्ट एनुअल रिपोर्टिंग पीरियड इन विच इट अप्लाइज। इसका मतलब है पहले साल जब आप 31 दिसंबर 2024 में सस्टेनेबिलिटी की रिपोर्ट दे रहे होंगे तो आपको कंपैरेटिव देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऊपर जो है IFRS S1 आगे जाने वाले सालों के लिए भी बनाया है तो कंपैरेटिव की रिक्वायरमेंट है, बट पहले साल ट्रांजिशन रिलीफ में आपको कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन नहीं देनी। दिस इज द ट्रांजिशन रिलीफ 1। ट्रांजिशन रिलीफ 2 इस ऊपर आपसे कहता था सेम टाइम, अगेन ट्रांजिशन रिलीफ आ जाता है। तीसरा आपके पास है ट्रांजिशन रिलीफ 3, जिसमें वो आपसे कहता है कि जी जब आप जो है अगर आप चाहें तो जो रिस्क है वो IFRS S1 के भी है, IFRS S2 के भी है। पहले साल 31 दिसंबर 2024 में तुम चाहो तो सिर्फ क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क बता दो, नॉन क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क ना बताओ, नॉन क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क ना बताओ। और अगर तुम ये वाला E5 वाला कौन सा? ट्रांजिशन रिलीफ 3 अगर ऑप्ट करते हो, सही है, सिर्फ ट्रांजिशन रिलीफ 3 के लिए, सिर्फ 3 के लिए, तो इसका मतलब ये है इन द फर्स्ट एनुअल रिपोर्टिंग पीरियड इन विच द एंटिटी अप्लाई दिस स्टैंडर्ड, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज द कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज। सी पैराग्राफ E3 देख लिया भाई हमने, ये सी पैराग्राफ E3। इसका मतलब है आपको कंपैरेटिव देने की जरूरत नहीं है अगर आप IFRS बताते हो। दूसरा, इन द सेकंड एनुअल रिपोर्टिंग पीरियड, जब आप सेकंड एनुअल रिपोर्टिंग पीरियड में आएंगे 31 दिसंबर 2025 में, तो क्या कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन वाला क्लॉज आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगा? हाँ अप्लाई हो जाएगा, बिकॉज आप तो ट्रांजिशन रिलीफ तो नहीं है। जब 31 दिसंबर 2025 वाला क्लॉज, जब 31 दिसंबर 2025 में कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन का क्लॉज ऊपर जाकर जो हमने मेन रिक्वायरमेंट पढ़ा था वो अप्लाई हो जाएगा। तो मसला ये है कि 2024 में आपने सिर्फ क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क दिया, नॉन क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क नहीं दिया। जब 2025 आया तो अगेन क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क तो आप देंगे। जब आप क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क देंगे तो इसका मतलब है 2024 का कंपैरेटिव भी देना पड़ेगा मेरे बच्चों। लेकिन जब नॉन क्लाइमेट रिस्क की बात आएगी तो वो तो 2024 में आपने IFRS S1 के हिसाब से आपने ट्रांजिशन रिलीफ ले लिया था। जब आपने ट्रांजिशन रिलीफ ले लिया था तो इसका मतलब ये है कि 2025 में आप सिर्फ और सिर्फ 25 के रिस्क बताएंगे, उसका कंपेरेबल नहीं बताएंगे। इन द सेकंड एनुअल रिपोर्टिंग पीरियड इन विच द एंटिटी अप्लाइज दिस स्टैंडर्ड, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज द कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज अदर देन इट्स क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज। मेरे बच्चों सही है। तो क्या सवाल एक्सपेक्टेड है वो भी बता रहा हूँ, छोटा सा कोई रिवीजन भी करा रहा हूँ। पेपर से पहले आधा पौना घंटा देख लोगे मेरे बच्चों तो इससे फ़ायदा आपके पास ही हो जाएगा इंशाल्लाह। के पेपर के एक्सपेक्टेड है, क्या सवाल आ सकता है, कहाँ पे जाके देखना है IFRS में। तभी बार बार मतलब पैसे तो पढ़ा चुका हूँ, पैराग्राफ वापस से पैराग्राफ इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। मेन IFRS S1 में कंपैरेटिव का सेक्शन है, मेन IFRS में जो है वो आपके पास जो है वो टाइमिंग का सेक्शन है। सारे सेक्शन मेन है, लेकिन ट्रांजिशन रिलीफ भी साथ में अगर चाहे तो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर वो सवाल आपसे पूछ रहा है तो।
फिर उसके बाद हमारे पास अगली चीज़ है इवेल्युएट द इम्प्लीकेशन ऑफ जजमेंट अनसर्टेनिटीज एंड एरर इन सस्टेनेबल रिपोर्टिंग डिसीजन मेकिंग। इस स्ट्रेट हमारे पास आईएफआरएस से रिलेटेड, आईएफआरएस से जब हम नॉर्मल आईएफआरएस पढ़ते हैं, जो कि हम नॉर्मल आईएफआरएस पढ़ते हैं, एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है। जब हम नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो जितने भी जजमेंट्स जिन एरियाज में अप्लाई हो रहे होते हैं मुझे वो भी डिस्क्लोज करने होते हैं, जहाँ पे सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटीज़ होती है मुझे वो भी डिस्क्लोज करनी होती है, और अगर कोई एरर वगैरह हुआ होता है तो मुझे वो भी डिस्क्लोज करना होता है। सेम रिक्वायरमेंट मेरी यहाँ पे आईएफआरएस S1 के अंदर भी है, सेम एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट मेरे पास आईएफआरएस S1 में भी है। जजमेंट uncertainties and errors shall disclose information to enable the user to understand the judgment apart from those involving estimation of amounts। तो जजमेंट से रिलेटेड जितनी भी मेजरमेंट अनसर्टेनिटी है उससे रिलेटेड, और आपके पास जो एरर्स है, सही है, अगर एरर होगा, मटेरियल होगा, पिछले साल को आपने रीस्टेट करना पड़ेगा। एक ऐसी चीज़ जो कि पिछले साल एग्जिस्ट करती थी, आपको आज पता चली, आप पिछले साल को रीस्टेट करेंगे। रीस्टेट अगर प्रैक्टिकेबल है, इम्प्रैक्टिकेबल है, सेम जो हम आईएफआरएस में रिक्वायरमेंट पढ़ते थे, सेम यहाँ पे भी आपके पास रिक्वायरमेंट मौजूद है, सही है। उसके बाद डिस्कस द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द यूजफुल सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ये वही सवाल है जो कि मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी करवाया था। अगेन यूजफुल सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो कि आपके पास फेयर प्रेजेंटेशन से, या फिर जो ऊपर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, हम पढ़ते हैं फेयर प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, सही है। जो भी आपके पास क्राइटेरिया थे, रेलिवेंस, रिलायबिलिटी, न्यूट्रलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी, सही है, वो सारे के सारे क्राइटेरिया यहाँ पे आएंगे। इससे भी आपका एक क्वेश्चन नंबर 4 आप कह लें कि जी एक्सपेक्टेड है कि वो आपसे इस चीज़ के ऊपर सवाल पूछ सकता है। अब आखिरी चीज़ मेरी सुनो, इसका मतलब ये है बच्चों, सुनिएगा मेरी बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे पास 30 से 40 नंबर मुझे आईएफआरएस S1 से पूछना है, और अगर आप चाहते हैं कि जी आप एक कंप्लीट पेपर से पहले कॉन्फिडेंस लेवल अपना एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, सही है, आप सबसे पहला काम ये करें, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि अगर फॉर एग्जांपल वो 30 से 40 नंबर के लिए जो सबसे बड़ा सवाल होगा, जो कि नॉर्मली 10 से 15 नंबर तक का आएगा हमारे पास, वो किस चीज़ के ऊपर आएगा, वो आएगा नॉन क्लाइमेट रिस्क के ऊपर, सही है, वो आएगा नॉन क्लाइमेट रिस्क के ऊपर। क्या मतलब कि उस सवाल में वो उसमें हेल्थ एंड सेफ्टी के मसले भी होंगे, सवाल में डाइवर्सिटी के मसले भी होंगे, सवाल में कम्युनिटी के मसले भी होंगे, सही है, ये मसले होंगे। और उसके ऊपर वो आपसे कहेगा कि जी मुझे रिस्क बताओ और उस रिस्क को एड्रेस कैसे करना चाहिए, उसकी स्ट्रेटजीज बता दो, सही है। तो वो यहाँ पे आपसे कहेगा कि जी मुझे रिस्क बताओ और उस रिस्क को अगेंस्ट उसको कैसे एडजस्ट करना चाहिए, मुझे स्ट्रेटजीज बताओ। ये एक एक्सपेक्टेड सवाल है कि 10-15 नंबर का आ सकता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जब आपसे पूछेगा वो गवर्नेंस से रिलेटेड पूछेगा, सही है। वो आपसे पूछेगा कि जी बताएं कंपनी जो है, जो बोर्ड है, वो गवर्नेंस में कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करेगी, आईएफआरएस S1 की क्या रिक्वायरमेंट है गवर्नेंस से, सही है। उसको CFAP 2 के साथ भी लिंक कर सकता है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 एक्सपेक्टेड है, जो कि अगेन 5 से 10 नंबर तक का वो आपसे चाहे तो पूछ सकता है। जो रिमेनिंग आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 होगा, सही है, उसमें वो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी जो चाहे बना दे। और यहाँ पे आपके पास जो वो थ्योरी वाला एलिमेंट है, सही है, फॉर एग्जाम्पल लोकेशन, फॉर एग्जाम्पल सोर्स, फॉर एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वाली, यूजफुल इंफॉर्मेशन वाली, मैं अभी बार बार कह रहा हूँ, सूटेबल क्राइटेरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन वाली, फॉर एग्जाम्पल ट्रांजिशन रिलीफ वाली। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ से वो आपसे सवाल जो है वो पूछ सकता है। अगर आप थोड़ा सा मॉडल पेपर भी देख लें मेरे बच्चों, अगर मॉडल पेपर भी देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास जो आया था, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास जो आया था, जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 आया था, ये प्योरली आपका आईएफआरएस S1 का था, सही है। रिस्क बता दो और उस रिस्क के अगेंस्ट क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो बता दो। ये आईएफआरएस S1 को उसने आपसे कहा कि मैं 15 नंबर का सवाल पूछूंगा। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 में जाएँ, क्वेश्चन नंबर 5 में जाएँ, तो यहाँ पे उसने आपसे 14 नंबर का सवाल पूछ लिया। किस चीज़ के ऊपर पूछ लिया, गवर्नेंस के ऊपर पूछ लिया। और गवर्नेंस के बाद जो है ओवरऑल रिक्वायरमेंट क्या होगी इसके, तो एक सवाल उसने आपसे गवर्नेंस का पूछ लिया। एक चीज़ इसके अंदर मिसिंग है, इस मॉडल पेपर के अंदर वो क्या मिसिंग है मेरे बच्चों, वो मिसिंग आपके पास ये वाला पार्ट है, वो मिसिंग ये वाला पार्ट है। तो इसको अच्छे से देख लेना, पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ लिखी हुई है। मेन पैराग्राफ में कुछ और लिखा हुआ है, फिर साथ में गाइडेंस है, उसमें मजीद गाइडेंस वगैरह दी हुई है। तो ये आईएफआरएस S1 से एक एक्सपेक्टेड सवाल है। अगेन मैं आखिरी बात आपसे रिपीट करूँ, गवर्नेंस आईएफआरएस S1 S2 में दोनों जगह सेम है। जब आईएफआरएस S1 S2 में दोनों जगह सेम है तो गवर्नेंस कॉमन सेंस ये कहती है कि वो कहीं भी पूछे, लेकिन वो आईएफआरएस S1 में कवर करने की उसको कोशिश करेगा। क्यों? बिकॉज S1 के अंदर टॉपिक्स बड़े कम हैं लेकिन वेटेज ज़्यादा है।
S2 क्लाइमेट रिलेटेड है और 12 सेस भी है, तो उसके बाद वहाँ पे पूछने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। तो गवर्नेंस जैसी चीज़ जो कि IFRS S1 के अंदर भी है और S2 के अंदर भी, और S2 में ऑलरेडी बहुत कुछ है पूछने को, तो गवर्नेंस जो है वो IFRS S1 से कवर करने की कोशिश करें। खैर वो S1 से करे S2 से करे, आंसर आपका सेम होगा बिकॉज गवर्नेंस सेम है। सिमिलरली आपके पास जो रिस्क मैनेजमेंट है वो दोनों जगह सेम है, सही। रिस्क मैनेजमेंट आपके पास IFRS S1 में भी सेम है, IFRS S2 में भी सेम है। तो अगेन वो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर भी आपसे पूछ सकते हैं कि बताएं बोर्ड का प्रोसेस क्या होगा और किस तरह से रिस्क और क्या क्या फैक्टर कंसिडर करने होंगे और क्या दिमाग में रखना होगा और क्या चीज़ इवैल्यूएट करनी होगी जब रिस्क मैनेजमेंट की पॉलिसीज बनानी होंगी। तो वो सवाल आपसे रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर भी पूछ सकता है व्हेन इट कम्स टू IFRS S1। तो IFRS S1 में बच्चों 30 से 40 नंबर का ये होगा। इससे रिलेटेड, गवर्नेंस से रिलेटेड मेरा एक हैंड आउट था जिसके अंदर मैंने C52 कॉर्पोरेट लॉ से आपको लिंक करा दिया था और गवर्नेंस से रिलेटेड मैंने आपको एक दो सवाल कराए थे, उसको लाजमी देख लेना। नॉन क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क से रिलेटेड प्यारे बच्चों ये सारे के सारे रिस्क हैं आपके सामने। इन रिस्क के अगेंस्ट क्या रिस्क हो सकता है, क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, क्या प्रोसीज हो सकता है, ये मैंने आपको कवर कराया था पेपर से पहले, आप ये देख लीजिएगा। तो ये मुश्किल से आधा 1 घंटा मेरे बच्चों लगा लोगे तो ये 30 से 40 नंबर इंशाल्लाह आपके कंफर्म हो जाएंगे। अगली क्लास में मुलाकात होगी IFRS S2 के साथ, और जब हम IFRS S2 की तरफ जाएंगे तो चीज़ें बड़ी क्लियर है, चीज़ें बड़ी क्लियर है भाई। IFRS S2 में हमारे पास ये 12 सेस भी है और आपके पास जो है सेम चीज़ जो उसने नॉन क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क से पूछी थी वही चीज़ वो आपसे क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क से पूछेगा कि इन द अबव सिनेरियो मुझे बताओ रिस्क के अगेंस्ट में क्या करूंगा। और फिर वो मैट्रिक्स से रिलेटेड जो उसने मॉडल पेपर में सवाल पूछा कि फला इंडस्ट्री में बताओ क्या क्या डिस्क्लोजर देना चाहिए, क्या मैट्रिक्स होने चाहिए, आपने SESB को रेफर करना होगा, वहाँ जाकर डिस्क्लोजर देना होगा। तो एक सवाल अगेन SESB से स्पेसिफिक रिलेटेड है, एक सवाल आपका क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क से है कि वो इन द अबव सिनेरियो आपसे पूछेगा। वो आपसे फेयर प्रेजेंटेशन क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क में नहीं पूछेगा, वो IFRS S1 में, वो लोकेशन ऑफ डिस्क्लोजर आपसे नहीं पूछेगा, वो IFRS S1 में, वो आपसे प्योरली क्या पूछेगा। 2 सवाल बड़े कॉमन है जो कि इसने मॉडल पेपर के अंदर भी रखे हुए हैं। और अगर आप मॉडल पेपर देखें तो सेम क्वेश्चन नंबर 1 जो है क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क IFRS S1 S2 सॉरी, सही है। तो यहाँ पे उसने कोई 25 नंबर का सवाल आपसे यहाँ पूछ लिया। उसके बाद जो है उसने क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपसे SESB पूछ लिया 15 नंबर का, सही है। तो इसका मतलब है क्लाइमेट रिलेटेड IFRS S2 से रिलेटेड 2 सवाल एक्सपेक्टेड है। एक SESB को आपको रेफर करने देगा ताकि उसको पता चले कि जी आपने SESB पढ़े कि नहीं पढ़े, और दूसरा एक सवाल होगा जिसके अंदर वो आपसे कहेगा कि जी क्लाइमेट रिलेटेड मुझे रिस्क बता दो, क्लाइमेट रिलेटेड मुझे अपॉर्चुनिटी बता दो, उससे रिलेटेड क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए वो आप बता दो। तो वो IFRS S2 में। और अगर थोड़ा सा एडवांस लेवल पर जाएगा तो अगेन ट्रांजिशन, सिनेरियो बिल्डिंग, क्लाइमेट रेजिलियंस, उधर जो है स्पेसिफिकली आपसे पूछ सकता है। तो ये हमारे पास जो होगा बच्चों तैयारी इस तरीके से करनी है। S1 को पहले पढ़ना है, जो मैंने कुछ पैराग्राफ आपको बताए, जो सिलेबस की ग्रिड को सामने रखना और वहाँ से चीज़ों को रीड करना। और मैंने क्विकली रिवीजन भी करा दिया, मैंने आपको पैराग्राफ रीड करा दिया ताकि पेपर से पहले आपको पता हो कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखी है। सेम चीज़ जो है हम आगे जाके IFRS S2 में थोड़ा सा और डिटेल चले जाएंगे और ISSF 5000 को भी इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। आई होप आपको सेशन जो है थोड़ा सा हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए और कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंशाल्लाह बूस्ट हुआ होगा। और इंशाल्लाह मेरे बच्चों आप लाजमी पेपर पास करेंगे, परेशान मत होना। थैंक यू सो मच।